लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? पार्टनरशिप पढ़ा। मैम स्टार्ट करना था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डेफिनेशन और तो हम लोगों ने किया था। नो मैम कुछ नो नहीं पढ़ा। मैम, नेटवर्क इशू था इस दिन। इशू हो गया। ऑल राइट, कोई इशू नहीं है, अब आज कोई इशू नहीं होना है। तो पार्टनरशिप डिस्कशन करते हैं। अब तक हम लोग कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस डिस्कशन हो चुका है? एक तो आपका जॉइंट स्टॉक हो चुका है ना? कैजुअली हम लोगों ने दो, सोल प्रोप्राइटर आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट फॉर्म्स ऑफ में कौन कौन सा? सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट स्टॉक हो गया, ठीक है। पार्टनरशिप जस्ट डिस्कशन करते हैं। पार्टनरशिप सब लोग म्यूट रखेंगे, इधर से भी आवाज आ रही है। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? मोर पर्सन। मोर पर्सन, लेकिन मोर, हाँ, मोर का कितना लिमिटेशन है ये पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। बट अगेन कंपनी लॉ में ये मेंशन किया गया है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट 50 का है, ठीक है। मोर देन, म्यूट रखिए, कितनी से आवाज आ रही है? प्रियंका कुमारी, म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। तो पार्टनरशिप में क्या है, मैक्सिमम का ये लिखना होगा, ये आपके इसमें पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट 50 है, ठीक है, पार्टनरशिप। अब आगे बढ़ते हैं आपके लिटरेचर में क्या क्या दिया हुआ है। The partnership form of business organization was evolved to overcome the shortcoming of sole proprietor and joint Hindu family business, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑलरेडी है, एक तो आपका सोल प्रोप्राइटर और जॉइंट हिंदू फैमिली। इन दोनों के शॉर्टकम को, यानी इन लोगों का जो डीमैरिट था, डीमैरिट क्या क्या था सोल प्रोप्राइटर का? एक आदमी बिजनेस कर रहा है, थोड़ा कॉमन सेंस चलाइए, एक आदमी बिजनेस कर रहा है, क्या क्या डीमैरिट होगा? शेखर कुमार, मैम लैक्स ऑफ आइडिया। मैम वो मैं डेट कर जाएगा तो मैम उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। सबका नाम शेखर कुमार हो गया क्या? बताइए, सोल प्रोप्राइटर क्या क्या डिमेरिट हो सकता है? एक तो चलो ठीक है, पॉइंटर मिल गया आप लोग, आपको हिंट थोड़ा मिल गया कि चलो लैक ऑफ आइडिया, एक ही आदमी के दिमाग में जो आइडिया है, सही गलत कोई इवैल्यूएट करने वाला नहीं, तो चलो लैक ऑफ आइडिया बोलिए या लैक ऑफ स्किल बोलिए, ठीक है। और कुछ? मैम वो बिजनेस को डेवलप करने के लिए सारा काम मैम खुद से करेगा मैम, या वो ठीक है, किसी और को डिसीजन दे सकता है। और व्हाट और अबाउट मैम फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही ना, एक आदमी कितना मैक्सिमम अपना कैपिटल दे हाँ सकता है, अपना कितना पैसा लगा सकता है, तो ये सब क्या हो गया? डीमेरिट ही हो गया यस ना। मैम आप हाँ, अब एक ही आदमी यस फिनांस में मैम भी अच्छा हो, प्रोडक्शन में भी अच्छा हो, मार्केटिंग में भी अच्छा हो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही सारे ड्रॉबैक। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या हुआ कि एक फैमिली का ही बिजनेस चले आ रहा है, फैमिली मेंबर्स ही उसके मेंबर होंगे, राइट। तो एक फैमिली में सारा कुछ हो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली और सोल प्रोप्राइटर के जितने डिमेरिट्स है उसको ओवरकम करने के लिए आपका नेक्स्ट फॉर्म है, दैट इज पार्टनरशिप, ठीक है। एज द साइज ऑफ द बिजनेस एक्सपेंड्स, वन पर्सन इज अनेबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा बिजनेस का, एक पर्सन आपका प्रॉपर फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, सारा मैनेजरियल स्किल उसके अंदर हो नहीं सकता। Therefore, two or more person form a partnership to carry on business by pooling their financial resources, ठीक है। अब एक आदमी मान लीजिए 1 लाख लगा रहा है, 4-5 आदमी मिल गया तो 5 लाख हो गया, है ना। तो अपना पूल कर रहा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और मैनेजरियल स्किल तो डिफरेंट हो गई, अलग अलग दिमाग और अलग अलग स्किल। Thus, partnership is the extension of sole proprietorship, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है? एक्सटेंशन है सोल प्रोप्राइटर का, राइट। इतना हमारा था इंट्रोडक्शन। तो आप लोग शुरुआत करेंगे, कैसे करेंगे? पार्टनरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज देयर टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली एंड सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। और फिर ऐसे एक्सप्लेन भी कर लीजिएगा। इन सोल प्रोप्राइटर वी हैड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, okay, they were lack of managerial skill, right. In partnership, as 2 or more people are involved in it, so partnership is a better version of sole proprietor and joint Hindu family, ठीक है आदित्य? Yes, ma'am. Okay, let's proceed now. Meaning of partnership: a partnership is formed by 2 or more person, each of whom is liable for firm's death. यहाँ पे हर एक इंसान, अगर मान लीजिए 5 जन है, जैसे मेरे यहाँ अनुपमा सीलिंग दिख रहा है, अपने फेस पे कैमरा प्लेस करिए,
तो जैसे यहाँ अनुपमा है, बादशाह है, रिया है, तौशिफ है, ये लोग मिलकर के पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि इस काम के लिए आप रिया जिम्मेदार है या पर्टिकुलर काम के लिए तौशिफ जिम्मेदार है। जो भी कंसिक्वेंसेस होगा वो चारों के चारों जिम्मेदार होंगे। आप एक दूसरे के ऊपर फेंक नहीं सकते हैं कि ये उसकी वजह से हुआ या ये इसकी वजह से हुआ, राइट। 4 जन है तो चारों रिस्पॉन्सिबल है। इवन एक आदमी कुछ घपला किया है ना तो भी वो बाकी 3 भी जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिमेरिट भी बोल सकते हैं, राइट, कि हर एक पर्सन जिम्मेदार है फर्म के डेथ के लिए, फर्म के लाइबिलिटी के लिए। ऑलराइट, 2 or more individual may form a partnership by making a written or oral agreement. Next आपका क्या आता है ऑब्जेक्टिव में कि whether the agreement in partnership is in written form or oral form. तो यहाँ पे पार्टनरशिप में कुछ कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न ही होना चाहिए। ज्वाइंट स्टॉक में हमने क्या देखा कि रिटर्न वाज कंपलसरी, है ना, रिटर्न एग्रीमेंट होना ही होना चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास हम लोग जाते थे। बट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है, रिटर्न या ओरल दोनों आप करवा सकते हैं, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको रिटर्न करवाना ही करवाना, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ओरल एग्रीमेंट बोला जाता है कि प्रियंका आपका अनम्यूट कैसे हो जा रहा है बार-बार? हाँ, तो बात हो रही थी रिटन और ओरल एग्रीमेंट दोनों हो सकता है, लेकिन अगर डिजायरेबल बोला जाए यानी होना क्या चाहिए, तो रिटन इज ऑलवेज बेटर देन ओरल एग्रीमेंट। क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, कोई भी कंफ्लिक्ट होगा तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे कि यही एग्रीमेंट हो रखा था। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा रिटन एग्रीमेंट ही सही होता है, राइट। अब आगे चलिए। द पार्टनरशिप इज देयरफॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन who have contributed the capital for setting up some business. अब पार्टनरशिप इज अगेन वन ऑफ द फीचर आपका, जिसमें जैसे वहां था वॉलंटरी एसोसिएशन, सेम वे यहाँ भी है वॉलंटरी एसोसिएशन। आप कंपल्सन किसी पे नहीं डाल सकते, ठीक है। ऑफ 2 or more person who agree to carry on some business jointly and share its profit and loss, ठीक है। The person who enter into partnership are individually called partners. जो इंडिविजुअली इंटर कर रहा है उसको हम लोग टर्म देते हैं यहाँ पे पार्टनर्स। वहां पे क्या था, मेंबर्स, कंपनी में मेंबर्स बोलते हैं, यहाँ पे हम पार्टनर्स बोलते हैं। और सारे पार्टनर्स को मिला करके हम लोग या कलेक्टिवली हम लोग फर्म बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। ऑलराइट, ये टर्म सारा क्लियर हुआ। यहाँ पे हम जितने पर्सन है उसको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं और कलेक्टिवली हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म पे ही या फर्म के नेम पे ही वो बिजनेस चलता है, फाइन। अब आते हैं, जैसे हर चैप्टर का लिखने का तरीका था कि पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, राइट, पहले इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट देंगे, डेफिनेशन, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो पहले आप एक ओपनिंग स्टेटमेंट, जितना हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, क्या क्या पॉइंटर्स डिस्कशन किया, सोल प्रोप्राइटर और ज्वाइंट हिंदू फैमिली से बेटर है, फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट, मैनेजरियल स्किल, ये सब बेहतर रहता है इन कंपैरिजन टू दैट। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया कि एग्रीमेंट रिटन और ओरल फॉर्म में भी होता है। आई होप सबका पेन चल रहा है, क्योंकि कई 2-3 बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी मुझे आंसर चाहिए, तो एक्टिव लिसनिंग भूलिएगा नहीं, पेन चलना चाहिए, पॉइंटर्स आप की पॉइंट्स बस लिखते जाइए, ठीक है। मैं स्टेटमेंट लिखने तो नहीं बोलूंगी, क्लास के टाइम आप की पॉइंट जरूर लिखिए, ठीक है। ये सारा चीज डिस्कशन हुआ, रिटन और ओरल एग्रीमेंट दोनों हो सकता है। और जितने मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं और कलेक्टिवली हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, ठीक है। और जो बिजनेस कैरी ऑन होता है वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। ये आपका है, इतना इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट हुआ या ओपनिंग स्टेटमेंट हुआ। फिर आप 2-3 डेफिनेशन लिखेंगे डिफरेंट स्कॉलर्स का, लाइक यहाँ पे डेफिनेशन कौन किनका किनका दिया हुआ है, LH होनी का दिया हुआ है, किम्बल हुआ है। तो कुछ डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये डेफिनेशन आप जरूर मेंशन करिएगा। पार्टनरशिप एक्ट जरूर मेंशन करिएगा। और कुछ नाम है किम्बल, आपको हर मतलब मैक्सिमम जगह मिलेगा, ये ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो किम्बल, ये 2-3 डेफिनेशन आपको लिखना है स्कॉलर्स का। और स्कॉलर्स का डेफिनेशन आपको पता है हुबहू वही होना चाहिए, ठीक है। अब हुबहू नहीं लिखना है तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना वो आप स्किप करेंगे। अकॉर्डिंग टू किम्बल पार्टनरशिप इज दैट करके फिर जो जस्ट है आपका वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं क्या क्या है डेफिनेशन। LH होनी क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन competent to make contract who agree to carry on a lawful business in common with a view to private gain, ठीक है। तो यहाँ कीवर्ड क्या देख रहे हैं,
पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन, और वो पर्सन के बीच में हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा या वो बिजनेस जो होगा वो लॉफुल बिजनेस होना इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे टर्म है लॉफुल बिजनेस, ठीक है, इन कॉमन विद द व्यू टू प्राइवेट गेन। तो क्या है यहाँ पे पार्टनरशिप एलएच होने के अकॉर्डिंग, तो एक तो ये लॉफुल बिजनेस होना चाहिए और दूसरा ये प्राइवेट गेन के लिए होना चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है इनके अकॉर्डिंग। अब किम्बल के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है, a partnership or firm as it is often called is a group of men who have joined capital or services for prosecuting for some enterprises। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या मिला आपको, यहाँ पे ज्वाइंट कैपिटल का डिस्कशन हो रहा है, ये सब लोग मिलकर के यहाँ पे कैपिटल देते हैं अपना और सर्विसेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे बात हो रही थी कि ये ज्वाइंट कैपिटल और सर्विसेज कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, partnership is the relation which subsists between person who have agreed to combine their property। यहाँ पे सब कुछ कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, यहाँ पे तो कैपिटल और सर्विस बोल करके खत्म। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे कंबाइन कर रहा है अपना प्रॉपर्टी भी, लेबर भी और स्किल भी इन सम बिजनेसेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट देयर फ्रॉम बिटवीन देम, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट भी शेयर करता है, राइट। ये है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। अब ये यहाँ कीवर्ड क्या है, बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप एक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो ये डेफिनेशन जरूर देंगे आप। यहाँ पे क्या बता रहा है, इस लाइन का मतलब को एक्सप्लेन करिए रिया। By all or any of them acting for all, what do you mean by that? When we say partnership is a relation in which the person is acting by all and any one of them acting for all, what do you mean by that? मैम जो पार्टनरशिप एक्ट है वो खुद के लिए और दूसरों के लिए भी मतलब इक्वली होगा। एक दूसरे के लिए लाइबल भी है और एक दूसरे के लिए काम बिजनेस जो कैरी करेंगे वो अपने लिए yes, भी और दूसरों के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। प्रॉफिटेबल होगा, and that one term if I will be giving, then it will be said as mutual agency, all right। By all and any one of them acting for all, we say it as a mutual agency है। ये टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक दूसरे सारे लोग एजेंट की तरह काम करेंगे, एक दूसरे के बिहाफ पे भी काम करेंगे और एक दूसरे के लिए लाइबल भी होंगे, अंडरस्टैंड। So these are the three important definition given according to the Indian Contract Act, फिर Partnership Act, all right। और ये किम्बल का तो ये डेफिनेशन देख ही रहे हैं, तो ये दो डेफिनेशन तो आप छोड़ेंगे नहीं। लेट्स प्रोसीड नाउ। विलियम आर स्प्रिगल क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप हैज 2 or more members, each of whom is responsible for partnership. Each of the partners may bind the other for debts of the partner. Same thing is over here also। यहाँ पे जो भी है वो बाइंड है एक दूसरे के डेट के लिए, राइट। अब आते हैं जेएल हैंडसन क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 or more person upon a maximum of 20 in ordinary business and 10 in banking, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये नंबर स्पेसिफाई किए हैं कि अगर कोई और बिजनेस है तो 20 है मैक्सिमम, अगर बैंकिंग है तो 50 है, सॉरी कहाँ है, बैंकिंग है तो 10 है और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 50 है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस तो 20, बैंकिंग है तो 10, ज्वाइन टुगेदर टू अंडरटेक सम फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो जेल हैंसन मेंबर्स पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये डेट पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये म्यूचुअल एजेंसी पे स्पेसिफाई हो रहा है यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कंसिडर कर लिया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लेबर एंड स्किल और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें है ज्वाइंट कैपिटल एंड सर्विस, और इसमें है एग्री टू कंटिन्यू फॉर लॉफुल बिजनेस, ठीक है। तो सारे डेफिनेशन का कीवर्ड मिल गया। और अब लास्ट में आप लोग अपने वर्ड्स में कंक्लूजन देंगे, अंडरस्टूड। सारे डेफिनेशन को लिखने के बाद लास्ट में आप अपना वर्ड्स देंगे और अपने वर्ड्स में आप कोशिश करेंगे कि जितना डेफिनेशन अब तक आप देखे हैं वो सारा चीज आपके कंक्लूजन में कवर अप हो जाए। यानी आप अपने डेफिनेशन में इसको लॉफुल बिजनेस भी देंगे, ज्वाइंट कैपिटल एंड सर्विसेज भी देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लेबर एंड स्किल भी देंगे,
ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी भी डिफाइन करेंगे, सारा पॉइंटर्स आपके कंक्लूजन में आना चाहिए। कंक्लूजन मतलब क्या, अब तक पार्टनरशिप से आप क्या समझे हैं? तो आशिफ, एम आई मेकिंग क्लियर? यस मैम। ओके, फास्ट तो नहीं जा रहा, पेस सही है, और स्लो हो जाओ। विकास, रोल 21 डिफाइन करेंगे पार्टनरशिप। यस सर। बताइए अपने वर्ड्स में, बताइए अब तक क्या समझे पार्टनरशिप। जी मैम, बिजनेस के लिए करेक्टिंग रहना, बिजनेस प्रॉफिट, लॉफुल बिजनेस, ओके, और कुछ बोलते हैं प्राइवेट अगेन, और होता है ज्वाइंट कैपिटल ऑफ सर्विस, और होता है क्या कि मतलब बैंकिंग में होता है 50%। बैंकिंग में 10 और जी। ऑर्डिनरी बिजनेस में 20। बट हालांकि जेएल हैंसन अगर बोल रहे हैं तो आप ये स्पेसिफाई करेंगे, बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप स्पेसिफाई करेंगे 50। ओके, थैंक यू। एग्जाम्पल में दे देती हूँ, कंक्लूजन लिखना होगा तो ये सबको मैं कैसे इंक्लूड करूँ अपने कंक्लूजन में। तो पार्टनरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन विच पीपल come into lawful business, all right, for private gain and contribute their capital and services and combine their property, labor and skill, all right, and everyone is acting for all and any of them acting for all, right? Where is definition में क्या है? And everyone is responsible for firm's debt, and the maximum limit in partnership in ordinary business is 20 and in banking is 10. अब इस कंक्लूजन में सारा डेफिनेशन कवर हुआ कि नहीं? यस मैम। दिस इज द एग्जांपल। आप इसी तरीके से हर चैप्टर में जो आप डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन देंगे, इसी तरीके से शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट स्कॉलर, योर कंक्लूजन इन योर ओन वर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फीचर्स पे। तो नंबर 1 फीचर गिवन ओवर हियर इज द पार्टनरशिप will have 2 or more person। ठीक है, वो अभी तुरंत डिस्कशन हुआ है, 2 or more person, तो एटलीस्ट तो 2 होना चाहिए। फिर a partnership cannot enter into partnership with himself, the maximum number of person is 10, बैंकिंग के केस में 20, अदर टाइप ऑफ बिजनेस के केस में। if the number of the partners exceed the prescribed limit, it would become an illegal association of person। ठीक है, अगर इस लिमिट से ज्यादा क्रॉस करता है, ठीक है, तो करंट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 50 से एक्सटेंड करता है, तो इट विल बी सेड एज इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ऑलराइट, सो ओवर हियर इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर एक्सीड करता है तो, राइट? क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू सेकंड फीचर। Partnership is the outcome of an agreement between 2 or more person. The relation of partnership arises from the formation of contract. Okay, arises from relation formation of contract. Joint Hindu family में जैसे birth से हो जाता था, वैसा आपका इसमें तो है नहीं, right? If a proprietor give a share in profit to his employee, it will not be called partnership unless there is an agreement of partnership between the two. The agreement may be oral or written, but it must satisfy all the essential of valid contract. अभी एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एक तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, राइट? ये सब आपको गुड फेथ का होना चाहिए, मतलब कुछ भी चीज आप छुपाएंगे नहीं। गुड फेथ मींस व्हाट? आपको कुछ भी चीज हिडन नहीं रखना है, ठीक है? तो ये सारा एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये आप लिखेंगे एग्रीमेंट, राइट? कि पार्टनरशिप हम ऐसे नहीं कर लेते हैं या किसी को कुछ शेयर नहीं करते तब तक जब तक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते। तो एग्रीमेंट इज व्हाट? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। So partnership is a contract. Fine. Next feature is lawful business. What do you mean by lawful business? Partnership में अब मान लीजिए घर हम बनाए हैं, ठीक है, अब वो घर हम खुद के रहने के लिए बनाए, तो बिजनेस तो है नहीं, वो पार्टनरशिप कहलाएगा क्या? नहीं। 2 जन मिलकर के घर बनाए और घर में रह रहे हैं,
तो एक चीज है कि बिजनेस होना चाहिए, सबसे पहला चीज पार्टनरशिप में बिजनेस इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी प्रॉफिट लॉस वाला होना चाहिए। नेक्स्ट इज लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल कहने का मतलब अब चोरी डकैती के लिए हम लोग पार्टनरशिप करके बैठे, तो लॉ की नजर में आप तो कहीं होंगे नहीं। तो लॉफुल बिजनेस मतलब किसी भी टाइप का थेफ्ट, स्मगलिंग, डकैती, ये सब में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर है आपका लॉफुल बिजनेस। एक तो लॉफुल होना चाहिए, कानून की नजर में वो सही होना चाहिए, दूसरा बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। Now you read this. A partnership can be formed only for the purpose of carrying on the business. An association of persons who jointly own a house without carrying on a business is not partnership. Moreover, the business carried on by the partner must be lawful. Illegal acts such as theft, डकैती, smuggling cannot be termed as partnership. All right. इतना टर्म क्लियर है? 3 फीचर क्लियर है अब तक? मैम इसमें की पॉइंट हाईलाइट कर दीजिए। वही तो मैं बता रही हूँ, इसको बाइफर्केट करिए। रुकिए, एनोटेशन में यूज कर रही हूँ। ये जो है ना लॉफुल बिजनेस, इसको आप बाइफर्केट करिए, तोड़िए। लॉफुल टर्म अलग है, बिजनेस टर्म अलग है, ठीक है। लॉफुल मतलब क्या हुआ कि कानून की नजर में वो सही होना चाहिए। बिजनेस मतलब क्या हुआ कि बिजनेस में यहाँ पे हमारा प्रॉफिट और लॉस इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। यानी आप अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है आपका उसमें, ये है आपका फीचर, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो शेयर, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अगर बिजनेस में है इन्वॉल्व तो शेयर तो करेंगे। तो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। There can be no partnership without the intention of mutual gain. ठीक है, the profit must be distributed among the partners in an agreed ratio. Similarly, losses should also be shared among the partner. यहाँ पे देखिए, एक तो म्यूचुअल गेन होना ही चाहिए और प्लस एग्रीड रेशियो में होना चाहिए। जनरली पार्टनरशिप में क्या होता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है, लेकिन अगर आप इक्वल रेशियो में डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो जितना भी रेशियो में आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो आप सबसे पहले स्पेसिफाई करेंगे। बिजनेस रन करने के टाइम आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे। जब एग्रीमेंट होता है ना, पहले तो एग्रीमेंट होता है, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, तो एग्रीमेंट के टाइम आपको स्पेसिफाई करना होगा कि कौन से पार्टनर का कितना शेयर है, ठीक है। नॉट ओनली प्रॉफिट में शेयर, आपका लॉस में भी शेयर है। जो भी लॉस में शेयर होगा वो भी आपको स्पेसिफाई करना होगा एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ओनली। अंडरस्टूड? अब आगे बढ़े। अभी तो म्यूचुअल एजेंसी, तो अभी तुरंत डिस्कशन हुआ। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी, कौन बताएगा? प्रियंका आप ही बताइए। म्यूचुअल एजेंसी अभी डेफिनेशन में भी डिस्कशन हुआ है। व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम म्यूचुअल एजेंसी? प्रियंका कुमारी, आपका रोल नंबर क्यों नहीं मेंशन्ड है यहाँ पे? मैम पहले ही क्लास ज्वाइन किए हैं, मतलब रोल नंबर नहीं मिला अभी तक? मिला है तो रीनेम करके वहां नाम अपना रोल नंबर अपलोड कर लीजिएगा। सेटिंग में जाके रीनेम ऑप्शन होता है, वहां पे रोल नंबर लिख लीजिएगा। ज्योति कुमारी, म्यूचुअल एजेंसी मतलब? म्यूचुअल वही मैम, एक दूसरे के सहयोग से चलने वाला। यानी एक दूसरे का एजेंट होता है यहाँ पे पार्टनर्स, ठीक है। सारे लोग एक दूसरे के बिहाफ पे काम करते हैं और एक दूसरे के लिए लाइबल होते हैं। यस। अंडरस्टूड? ये है आपका म्यूचुअल एजेंसी। द पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स or by any of them acting on the behalf of other. In other words, each partner is an implied agent of the other partners and of the firm. Each partner is liable for act performed by other partner on behalf of the firm. In addition, the above feature, the partnership has the following characteristics. अब देखिए कौन कौन सा characteristics है। म्यूचुअल एजेंसी आपका ये प्रिंसिपल फीचर है। ये जो म्यूचुअल एजेंसी आप देख रहे हैं, अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल फीचर, तो म्यूचुअल एजेंसी ही इसका मेन फीचर है। यहाँ पे सारे पार्टनर एक दूसरे के बिहाफ पे काम करते हैं और
सारे पार्टनर एक दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल है। ठीक है, अपने सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा, एक्ट के लिए लाइबल है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली वो लोग एक दूसरे के एजेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, अटमोस्ट गुड फेथ। अगेन ये टर्म भी कई बार आया हुआ है, कौन बताएगा? सचिन कुमार, व्हाट डू यू मीन बाय अटमोस्ट गुड फेथ? सचिन कुमार। Yes, ma'am. What do you mean by utmost good faith? मैम गुड फेथ मीन्स फेथ रहना चाहिए एक दूसरे पे बिजनेस में मैम। पार्टनरशिप, पार्टनर्स का अमंग फेथ रहना चाहिए। फेथ कोई होना बिलीव नहीं, चाहिए, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एक एक इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, फेथ तो है, ठीक है, लेकिन आपको एक दूसरे के ऊपर डिस्क्लोज, जो भी इंफॉर्मेशन है कुछ भी आप छुपा के नहीं रखेंगे। ठीक है, पूरे गुड फेथ से आप सबको डिस्क्लोज करेंगे और सारा इंफॉर्मेशन आप बताएंगे। राइट, तो ये मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ का। इन पार्टनरशिप वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर बाय एनी ऑफ हिज एक्ट performed in normal course of business. Therefore, partners have a duty to observe utmost good faith in business dealing. They must disclose all the information they possess to the others and be true to each other. Right? एक दूसरे के प्रति एक तो सही होना चाहिए और सारा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, ये है अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब। अब नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये तो होता ही है पार्टनरशिप में। आपको पता है कि लास्ट में हम लोग अगर नहीं डेट पूरा फुलफिल कर पाए तो फिर आपको पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल करना पड़ेगा। ठीक है, ईच पार्टनर इज लाइबल फॉर एन अनलिमिटेड एक्सटेंड ऑफ द फर्म्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आउटसाइडर। This means that if the firm's assets are inadequate to meet its debt in full, even the personal property of the partners can be attached to satisfy the claim. Clear? Next is restriction on transfer of interest. यहाँ पे देखिए, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब कि आप अपना इंटरेस्ट, मतलब पार्टनर्स अपना इंटरेस्ट बिना बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो नो पार्टनर्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर in partnership without the prior consent of all other partner. यानी आप अपना इंटरेस्ट, जैसे 4 जन है, आप अपना इंटरेस्ट किसी 5वें को आप नहीं ट्रांसफर कर सकते तब तक जब तक आप बाकी लोगों का कंसेंट ना ले लें, बाकी लोग का सहमति ना ले लें। ठीक है, एंड लास्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जहां से आता है कि क्या पार्टनरशिप लीगल एग्जिस्टेंस होता है पार्टनरशिप का? जैसे कंपनी में क्या होता था? सेपरेट लीगल एंटिटी। Separate legal entity, but partnership has no separate legal existence. पार्टनर्स अगर नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पार्टनर्स के इंसॉल्वेंसी से, इंसैनिटी मतलब अनसाउंड माइंड का अगर हो जाएगा तो, या रिटायरमेंट से या डेथ से बिजनेस खत्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, ये ट्रू एंड फॉल्स में कोई स्टेटमेंट आपका आ सकता है या किसी भी तरीके से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये लीगल एंटिटी है, तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप इज नॉट एन लीगल एंटिटी। ओके, क्योंकि पार्टनर्स हैं तो बिजनेस रहेगा, पार्टनर्स नहीं हैं तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये भी आती है दिमाग में कि चारों के चारों इंसॉल्वेंट इकट्ठे हो जाएं, चारों के चारों डेथ हो जाए, पॉसिबल नहीं है। उस केस में क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नया बनता है। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोबारा बनेगा, यानी पार्टनरशिप उस केस में खत्म हो गया। पार्टनरशिप फर्म इज देयर बट पार्टनरशिप खत्म हो गया, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज डिफरेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिफरेंट। आई होप आई एम मेकिंग क्लियर टू यू ऑल। Yes, ma'am. Let's proceed now. Yes, ma'am. Definition is done, feature is done. की पॉइंट सब लोग लिखते चले जा रहे हैं। क्या सनीदेव? मैम अटमोस्ट गुड फेथ एक परफेक्ट बता दीजिए ना। मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन है आप अपने सारे पार्टनर्स को डिस्क्लोज करेंगे, सारे इंफॉर्मेशन आप बिजनेस से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आप उन लोगों को बताएंगे, कुछ भी चीज आप छुपा के नहीं रखेंगे या कुछ भी गलत प्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में आपका कंपैरिजन है। एक ही चार्ट में आप देख रहे हैं पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली और प्रोप्राइटर का कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके से कंपैरिजन आए या किसी एक का डेफिनेशन अगर पूछे
तो एक सिंगल चार्ट में आप बता सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए बेसिस ऑफ डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीमेंट। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पहला क्या है, फॉर्मेशन यानी जो बनता है कैसे बनता है, यहाँ पे पार्टनरशिप में अभी तुरंत देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट है यानी एग्रीमेंट होना चाहिए, राइट। एग्रीमेंट हो चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो, लेकिन एग्रीमेंट के थ्रू ही हम लोग एंटर करेंगे पार्टनरशिप। ऑन कॉन्ट्ररी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या हो रहा है, उस फैमिली में आप जन्म लिए, जन्म के साथ ही आप वहां के मेंबर बन गए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में आप एंटर कर गए। तो फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और प्रोपराइटर में तो पता ये एक ही आदमी है, तो कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो देयर इज नो एग्रीमेंट। ओके, प्रियंका आपका अनम्यूट क्यों हो रहा है बार बार? मैं सबको म्यूट कर नहीं रही हूँ ताकि बीच में किसी का कोई क्वेश्चन आए तो आप तुरंत पूछ सके। बार बार मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, बार बार अनम्यूट हो रहा है आपका। ऑडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि आप जब डिस्टरबेंस होता है थोड़ा भी आवाज होता है। मैम पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी के तहत अगर एक पार्टनर बिजनेस के नाम पर मैम लोन ले रहा है तो हम दूसरा पार्टनर जैसे बेचारे तो सब मैम पेमेंट करते हैं ना, या कुछ गलत काम करता है तो मैम पार्टनर भी अरेस्ट होता है ना। यस सनीदेव, आवाज क्लियर नहीं आई है। पहले तो कैमरा ऑन करिए ना, कैमरा ऑफ करके आप कैसे बात कर रहे हैं? प्रियंका म्यूट रखिए, क्या आपको म्यूट का फंक्शन नहीं पता है? वहां पे देखिए माइक्रोफोन का जो सिंबल होता है वो टच करके रहिए, वो क्रॉस रहना चाहिए, दैट मींस यू आर ऑन म्यूट। हाँ सनी पूछिए। बोल रहे हैं कि मैम म्यूचुअल एजेंसी के तहत अगर एक पार्टनर बिजनेस पे लोन लेता है तो सभी पार्टनर को ना पेमेंट करना पड़ता है। हाँ, और या फिर मैम कोई गलत काम करता है मतलब जैसे कि इससे क्या बोलते हैं, याद नहीं आ हाँ, रहा। अगर गलत कोई काम किया, जैसे 4 जन है यहाँ पे मुझे दिख रही है, विनीता, स्नेहा, प्रियंका और आप। अब आप कुछ गलत काम करते हैं, किसी का पैसा लेके भागते हैं, और आप तो ये बता रहे हैं कि हम पार्टनरशिप की वजह से हम ले रहे हैं, सर्टेन लोन ले रहे हैं या कुछ पैसा ले रहे हैं। अब अगर आप भाग जाते हैं तो बाकी ये 3 भी पकड़े जाएंगे, ये 3 भी स्किप नहीं कर सकते। ओके मैम, ठीक है, तो यही मतलब है म्यूचुअल एजेंसी का। और कुछ, और कोई क्वेश्चन किसी का? तो मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो चारों का होगा ना? क्या आई मीन मैम जो लोन लेगा तो उसका चारों का ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? लोन, हाँ ऑब्वियसली कंसेंट। आप बिना किसी के कंसेंट के, एक मिनट, पार्टनरशिप में बिना किसी कंसेंट के आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। 4 जन है, चारों सभी का पार्टनर के सहमति से ही होगा ना मैम? बिल्कुल मैम कंसेंट। तो फिर तो चारों को पता ही होगा। हाँ, तो मैम फिर तो चारों को पता रहेगा ना कि हम लोन ले रहे हैं। मैंने कहा क्या, एक तो कंसेंट होना चाहिए, लेकिन अब आपका दिमाग घूम गया, ठीक है, आपका दिमाग घूम गया, आप कुछ घपला करना चाहते हैं, तो फिर चारों को तो आप छुपाएंगे ना। तो वही तो फीचर बताया जा रहा है पार्टनरशिप का कि इसमें अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। अगर आप नहीं बताते हैं तो पार्टनरशिप में बाकी लोगों को भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। यस मैम, यस मैम। ठीक है, ये मतलब। मैम ओके मैम अगर कोई लोन ले रहा है कोई भी पार्टनर एक पार्टनर में, तो उस चारों पार्टनर के सहमति से ही लोन लेगा ना, विदाउट सहमति को लोन ले नहीं सकता है ना? आप वही क्वेश्चन बार बार क्यों कर रहे हैं? सहमति के बिना तो आप नहीं कर सकते काम, लेकिन आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव बन के ना जाएंगे। अगर लोन भी लेंगे तो चारों के चारों या 10 जितने 50 जन है, 50 जन तो उठ के नहीं ना चले जाएंगे बैंक में, कोई एक आदमी जाएगा रिप्रेजेंटेटिव बन के, राइट। तो उसमें कंसेंट तो होना चाहिए। यस, आपका अगर स्टेटमेंट है सबका कंसेंट होना चाहिए, तो यस सबका कंसेंट चाहिए। ठीक है कृष्ण। मैम पार्टनरशिप एक्ट शुरुआत कब से हुआ था? पार्टनरशिप एक्ट का डेट है 56 हुआ था, एग्जैक्ट तो डेट स्किप कर गया दिमाग से। 32 है मैम। 1932 1932 है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें भी नहीं लिखा हुआ ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलिए अब आगे बढ़े। अब कंपैरिजन चार्ट देख रहे थे हम लोग।
चलो यहाँ पे है अब नंबर ऑफ मेंबर, लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मेंबर क्या है 10, यहाँ पे 20, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कोई लिमिट नहीं है, राइट। और यहाँ पे आपका वन मैन शो है, सोल प्रोप्राइटर में सोल है यानी एक है। नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें, फीमेल का क्या स्टेटस है पार्टनरशिप में, तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप में फीमेल भी इंटर कर सकती हैं, इक्वल स्टेटस है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में फीमेल का स्टेटस नहीं दिया गया है। यहाँ पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली में पार्टनर्स को हम लोग टर्म देते हैं को पार्टनर। ये देखिए को पार्टनर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में पार्टनर्स को बोला जाता है को पार्टनर, राइट। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में फीमेल को स्टेटस नहीं दिया गया, फीमेल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। फीमेल को इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दिया ही नहीं जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में। जो मेल मेंबर है वो ऑटोमेटिकली पार्टनर हो जाएंगे, राइट। और प्रोप्राइटरशिप में ऑब्वियसली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अगर फीमेल चाहे तो भी वो बिजनेस शुरू कर सकती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, लायबिलिटी एंड रिस्क की बात करें। अनलिमिटेड पार्टनर बियर रिस्क ज्वाइंटली एंड इंडिविजुअल, राइट। जितना पार्टनरशिप में हम देखें कि जो भी आपका लॉस होगा अगर फर्म के एसेट से पूरा नहीं हो पाता है तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो सारे पार्टनर्स को मिल करके या इंडिविजुअली पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें लायबिलिटी की तो सिर्फ कर्ता की जिम्मेदारी होती है। कर्ता मतलब वो सबसे हेड ऑफ द फैमिली जो है, बस उन्हीं के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बाकी मेंबर्स के ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी ही होती है, ठीक है। यहाँ पे तो प्रोप्राइटर में पता ही है एक ही आदमी है तो और कौन अनलिमिटेड लायबिलिटी बेयर करेगा, उसको करना ही पड़ता है। तो यहाँ भी अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ भी अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे एक्सेप्ट करता, बाकी सबका लिमिटेड लायबिलिटी। अब माइनर के पोजीशन की बात करें तो पार्टनरशिप में माइनर इंटर कर नहीं सकते, ठीक है, कैन नॉट बी पार्टनर, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर में, उसमें माइनर इंटर तो कर सकते हैं लेकिन वो लॉस में उनको शेयर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सर्टेन आप पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हैं, बुक ऑफ अकाउंट वगैरह चेक कर सकते हैं, वो जब टाइप ऑफ पार्टनर में आएंगे तब हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि यहाँ पे पार्टनरशिप में माइनर को नहीं बनने का परमिशन दिया गया है। और यहाँ पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली में आप बन सकते हैं, सेम वे आप सोल प्रोप्राइटर में भी आप सेटअप कर सकते हैं बिजनेस। मैनेजमेंट की बात करें तो बाय ऑल पार्टनर और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी म्यूचुअल एजेंसी मैनेजमेंट है कि सब लोग एक दूसरे के प्रति काम करेगा, एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेगा। और यहाँ पे सिर्फ कर्ता ही है सर्वे सर्वा, कर्ता का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय द सोल प्रोप्राइटर, यहाँ पे ऑब्वियसली वन मैन शो है तो जो सोल प्रोप्राइटर है वही सारा मैनेजमेंट का डिसीजन लेते हैं। अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो अभी डिस्कशन हो गया था, कौन से रेशियो में होगा, एग्रीड रेशियो, एग्रीड। ज्वाइंट हिंदू में इक्वल शेयर, यहाँ पे जितना प्रॉफिट है सब ऑटोमेटिकली सोल प्रोप्राइटर के पॉकेट में ही जाता है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। लीगल एग्जिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे बात कर लिए थे, डिसॉल्व कर जाता है यानी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है इसका। यहाँ पे नॉट डिसॉल्व बाय डेथ, ठीक है। ऑब्वियसली जो आपके नेक्स्ट मेंबर हैं वो आपका करते हैं कंट्रोल, जो सक्सेसर होते हैं उसको सक्सेसर बोला जाता है, ठीक है। पापा नहीं तो बेटा, बड़ा बेटा नहीं तो उसके बाद वाला जो है वो होल्ड करता है। यहाँ पे ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर तो डेथ के साथ ही प्रोप्राइटरशिप खत्म। एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात करें तो ये पता है पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, हिंदू आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वैलिड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आपका साउंड माइंड होना चाहिए, ये सब बस आपको फॉलो होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हम लोग अभी देखे थे कि रजिस्ट्रेशन डिजायरेबल होता है यानी करना चाहिए लेकिन कंपलसरी नहीं होता पार्टनरशिप में। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जरूरत ही नहीं है, इसमें भी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका कंपैरिजन चार्ट ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? मैम पोजीशन ऑफ माइनर फिर समझा दीजिए। पोजीशन ऑफ माइनर तो सिंपल है कि किस माइनर मतलब क्या हुआ, 18 साल से नीचे जो लोग हैं। माइनर का मतलब क्या हुआ, 18 साल से नीचे को माइनर बोला गया है, 18 साल से ऊपर को मेजर बोला गया है। तो 18 साल से नीचे अगर आप हैं तो पार्टनरशिप में आप पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है। आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिजनेस में, प्रॉफिट और लॉस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली में है तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या था स्टेटस कि बर्थ के साथ ही आप वहाँ उसके पार्टनर बन चुके हैं,
ठीक है। Yes, ma'am. और यहाँ सोल प्रोप्राइटर है कि हाँ आप कैपेबल हैं, 18 साल से नीचे हैं, लेकिन मेरा कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटर। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी हम कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, 18 साल से नीचे हैं तो। बस एक पार्टनरशिप में हम बस इंटर नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ पे? मैम HUF में मैम हिंदू सक्सेशन एक्ट कब से स्टार्ट हुआ मैम? क्या मैम हिंदू HUF जो फैमिली वाला जो बिजनेस उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट कब से मैम स्टार्ट हुआ, मतलब एस्टेब्लिश हुआ? एक्ट वही मैं बोल रही हूँ, डेट वगैरह आप एक बार देख लीजिए। पार्टनरशिप एक्ट अभी 32 देख रहे हैं, कंपनीज एक्ट 56 था, और आपका ज्वाइंट हिंदू सक्सेशन एक्ट डेट देख लीजिए आप, गूगल पे मिल जाएगा। हाँ तो डेट आप देख लीजिए, ईयर स्किप हो रहा है दिमाग से, तो ईयर आप एक बार देख लीजिएगा। और वैसे भी ईयर का अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझते चले जाइए, ईयर मिल जाएगा आपको आराम से। मैम जॉइंट हिंदू फैमिली में फीमेल को स्टेटस 2005 में मिल गया था ना, जब एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, चेंज आया था तो? नहीं, इसमें 2 टाइप का होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, ठीक है। डिटेल आपको जानना है तो एक तो आपका होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मतलब लास्ट ईयर जो मैं पढ़ा रही थी, दया भागा का कुछ होता है मैम, दया भागा होता है, और एक और होता है जो सिर्फ कोलकाता में चलता है। तो कोलकाता में फीमेल को स्टेटस दिया गया है। यस मैम। बंगाल में मैम। हाँ तो कोलकाता में वहाँ आपको दिया गया है स्टेटस फीमेल को, लेकिन बाकी जगह फीमेल को स्टेटस नहीं दिया गया। बट मैम जो आपकी जगह पे पढ़ा रही थी मैम, वो बोली थी कि 2005 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें सबको मिल गया था स्टेटस, मतलब हर जगह पे पूरा इंडिया में। एक बार मैं चेक कर लूंगी 2005 का, अगर कुछ ऐसा है तो एक बार चेक कर लूंगी, हो सकता है दिमाग से स्किप कर रहा हूँ, लेकिन दया भागा में ही है तो आपका वेस्ट बंगाल में है, जो है हम भी 11th में दया भागा में है। तो वो तो मैं बता ही रही हूँ, दया भागा में है, वेस्ट बंगाल में फीमेल को स्टेटस दिया गया है, लेकिन बाकी जगह फीमेल को स्टेटस नहीं दिया गया। ऐसा कुछ है तो फिर मैम 12th क्लास के मैम बुक में लिखा हुआ है मैम कि 2005 से मैम है ना, दया भागा ये सब के तहत मैम को भी मतलब बिजनेस में मिला है। दया भागा ही तो मैं बोल रही हूँ, अभी भी वही है ना, अभी भी वही है ना, तब तो दया भागा को ही स्टेटस मिला है। हाँ एक और है दया भागा, एक और क्या नाम है वेस्ट बंगाल के अलावा? क्या खुशबू? यस मैम। दया भागा और मिताक्षरा। मिताक्षरा, तो ये मिताक्षरा है कि वेस्ट बंगाल के अलावा जितना भी है वो कवर, यही तो अभी भी वही है ना। मिताक्षरा में तो स्टेटस नहीं मिला है मैम, नहीं पता, सर्च करना पड़ेगा एक बार। हाँ तो मेरा जो लास्ट इंफॉर्मेशन है, मिताक्षरा में नहीं मिला है, दया भागा में मिला हुआ है, यानी वेस्ट बंगाल में अगर है तो आपको फीमेल को स्टेटस दिया गया है, ठीक है। एक बार मैं भी चेक कर लूंगी, आप भी चेक कर लीजिएगा। यस मैम। ठीक है, तो इतना है कंपैरिजन। अब मैरिड ऑफ पार्टनरशिप आज कर लूं या फिर नेक्स्ट डे? कल इतना करके रखिए आप लोग, नेक्स्ट डे ऑब्वियसली क्लास शुरू होने से हाँ अटेंडेंस में भी टाइम लग ही जाएगा, तो इतना करने के बाद मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछूंगी और बाद में फिर मैरिड ऑफ पार्टनरशिप से शुरू होगा, ठीक है।